मम्मी जी, आप रसोई क्यों आ गई और कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है मैंने, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाई मीना पहुँचा देगी। बहू प्रेरणा ने पीछे से सास दौलती जी को रसोई में देखकर पूछा, बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है। दौलती जी ने कहा। प्रेरणा अपनी बाई मीना से बोली, मीना, यह पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है कल। दौलती जी बोली, प्रेरणा बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा रंजीत जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। प्रेरणा तमतमा कर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और बड़ी भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई है। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि उनको आप लोगों को रखना ना पड़े। दौलती जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया है, इसलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। प्रेरणा फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती हैं, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन क्यों निकलवाऊँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। दौलती जी प्रेरणा से विनती करते हुए बोली, प्रेरणा बहू, यदि तू भी बड़ी बहू की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ है तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन बड़ी बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उनसे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे। बस। यह सुनते ही वापस प्रेरणा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, यह पहली बार नहीं है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी के वह 15 दिन जो मैंने आपको रख के निकलवाए थे, उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हूँ। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सके। मगर मैं भी इस बार उसके परपंच में फंसने वाली नहीं हूँ। दौलती जी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थी। बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। आज दौलती जी अपने कमरे में आई तो पति रतन जी बोले, क्या हुआ दौलती, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से बाट देख रहा हूँ तुम्हारी। दौलती जी ने पति रतन जी को सारी बात बताई तो वो बोले, दौलती, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटे का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे।
कहते थे तेरी आगे की ज़िंदगी तो राजाओं जैसी होगी, तेरे तो 2-2 बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है। और अब देखो तो जरा 2 बेटे और बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही हो तो किसी को दुश्मन की क्या ज़रूरत। रतन जी और दौलती जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटे को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। रतन जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहां वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। रतन जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटे को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे रंजीत की शादी की, जिसकी पत्नी अलका घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर छोटे बेटे अखिलेश की भी शादी हो गई। दौलती जी ने हर कदम रतन जी का साथ दिया। रतन जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते थे तब दौलती जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी रतन जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब दौलती जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती थी। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह दौलती जी ने रतन जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्रदराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। रतन जी को भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। रतन जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब रतन जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोई अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। रतन जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था अब वह 2 टुकड़ों में बट चुका था और वह 2 अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर रतन जी और दौलती जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने रतन जी और दौलती जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली और अब तो यह आलम था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार ना थी। रतन जी और दौलती जी जिस बेटे के पास रहते वहां अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हो। रतन जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। हर महीने मेरा दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। दौलती जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वह हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से
वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है। अब कहते हुए दौलती जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। रतन जी बोले, दौलती तुम सही कह रही हो। हमारा होना या ना होना जिनके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। दौलती जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। रतन जी बोले, दौलती मैं समझाता हूँ तुम्हें। कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी सभी उनके कमरे में पहुँचे। बड़ा बेटा रंजीत आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं अलका की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ही ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। रतन जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए करके हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगाकर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सके, और कल रात तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े करके बीमार हो गई। रंजीत पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अखिलेश बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? रतन जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्चा किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान को हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा अखिलेश आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है? रतन जी बोले, हमारा। रतन जी बोले, रंजीत आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली बिमला हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाए। और चूँकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यह घर अभी की अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। रतन जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। रतन जी ने उनकी बाई बिमला को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू प्रेरणा उनके कमरे से बाहर आई, अपने पति अखिलेश से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है। ना वे हर महीने नया नाटक करती और न यह दिन देखने मिलता। वहाँ बड़ी बहू अलका को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी? आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? दौलती जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हालात पर छोड़ दो। दोनों बेटे को अपने ही माँ पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था,
मगर मन मारकर दोनों ने रतन जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई बिमला भी आ चुकी थी और रतन जी और दौलती जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने रतन जी और दौलती जी से माफ़ी मांगी, मगर रतन जी और दौलती ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। दोनों बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर रह गए। दोस्तों, जो माता पिता दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों शादी के बाद उन दोनों बेटों से एक माता पिता नहीं संभाले जाते? क्यों माता पिता बेटों और बहुओं पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे कपूत बेटों से तो अच्छा है निसंतान रहना। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? रतन जी और दौलती जी का फैसला आपको कैसा लगा? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।